पॉलिनेशन पढ़ना हमने कल शुरू किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने के बाद हमने आज पढ़ना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो अगर आप इनको क्लासिफाई करोगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। वन इज एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन सा आ जाएगा? एक आ जाएगा एयर और दूसरा वाटर। बायोटिक में भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, बर्ड्स भी करती हैं, बैट्स भी करते हैं और एक केस में मैंने आपको बताया था दुनिया का सबसे बड़ा फ्लॉ रेफ्लेशिया, और रेफ्लेशिया की पॉलिनेशन कौन करता है? एलिफेंट। तो हम मेनली एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को हम कितने हिस्सों में बांटेंगे? दो हिस्सों में। तो अब हम इनको अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मिटा दूं मैं, लिख लिया आपने? सबसे पहले क्या आ जाएगा? एयर। सबसे पहले एयर। अब आप ये सोचिए कि अगर हमने किसी चीज को हवा में उड़ाना होगा तो उसमें हम क्या क्या चीज, कौन कौन से कैरेक्टर डालेंगे कि वो चीज हवा में उड़ सके? एक वो क्या होगा? लाइट वेट होंगे। एक वो चीज क्या होनी चाहिए? लाइट वेट होनी चाहिए। और हाँ, वो आपस में नॉन स्टिकी होंगे, डस्ट की तरह उड़ेंगे, है ना। अब यहां से मैं धूल इकट्ठी कर लूं अगर और उसको फूंक मारूं तो अब इसमें क्या होगा? एक ये 10 पार्टिकल जो चौक के पार्टिकल होंगे ये बहुत लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, तभी तो फूंक से उड़ पाएंगे। ठीक है ना। और सोचिए, विंग्स हो सकते हैं, है ना। तो कोई ऐसे स्ट्रक्चर जो कि इनको विंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि इनको उड़ने में मदद करे। और अगर आपको पतंग उड़ानी हो तो आप कहां जाते हो? ऊपर। कहां ऊपर? छतों पे जाते हो। तो जो पोलन की लोकेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, जो स्टेमन है वो कहां होनी चाहिए? एंथर्स कहां होनी चाहिए? हाई अल्टीट्यूड पे होनी चाहिए। तो ये आपने खुद अपने दिमाग से सोचा कि अगर हमें किसी चीज को हवा में उड़ाना है तो ये सारे करैक्टर उसमें होने चाहिए। और आपको जान के हैरानगी होगी कि नेचर ने भी इन सब चीजों का ख्याल रखा है। पॉलिनेशन बाय बींग इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट पोलन ग्रेन आर लाइट। ठीक है, आपकी बुक से पढ़ रहा हूं, आपके पास बुक होगी, आप अंडरलाइन करते जाएंगे उसको। दे शुड बी नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। उनके जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड होंगे, हिडन होंगे तो, है ना। अब अगर किसी चीज को उड़ाना है, मैं छुपा के उसको उड़ाऊंगा फिर थोड़ी उड़ेगी वो, उसको वेल एक्सपोज्ड होना पड़ेगा। पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट। और जो स्टिग्मा ने उनको ट्रैप करना है ना। तो अब देखो, आप सभी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना। तो जब आपने अगर कोई गेंद आपकी तरफ फेंके, अगर मैं ये चौक आपकी तरफ फेंकता हूं तो आप कैसे कैच करोगे? आपने हाथ खोल के, कैसे खोला? अपनी सारी फिंगर्स फैलाई और हाथ खोल के इसको रिसीव कर रहे हो। तो स्टिग्मा भी ऐसे ही करेगा, स्टिग्मा भी सेम ऐसा ही करेगा।
जो स्टिग्मा होगा वो क्या सा होगा, वो फेदरी होगा। और दूसरी करैक्टर क्या होगा उसमें, आप रेड ट्रैप लगाते हैं घरों में, वो एक कॉपी सी आती है उसके स्टिकी होता है, तो चूहा जैसे गलती से भी अगर उसके ऊपर से निकल जाए तो चूहा चिपक जाता है। तो इसमें भी वही करैक्टर होगा स्टिग्मा। अभी तक तो हमने ये पढ़े ना कि ये तो एंथर साइड, पोलन साइड के, अब हम स्टिग्मा के करैक्टर पढ़ रहे हैं। स्टिग्मा शुड बी फेदरी, लार्ज होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए, ताकि कोई गलती से भी पोलन इसके ऊपर से जाएगा तो ये इससे चिपक जाए। ठीक है, तो एक और बड़ा करैक्टर कि अब हवा में उड़ेगा तो हवा किस तरफ उड़ा के ले जाएगी। हवा ने ये सोच के थोड़ी उड़ना है कि मैं भाई पोलन लेके जा रही हूं तो मैं इसको बड़े एहतियात से फूलों तक लेके जाऊं। तो पोलन ग्रेन का नंबर क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर। पोलन क्या होंगे, ये लार्ज नंबर में होंगे। आप खुद अभी देखोगे, अभी पाइन्स के चीड़ के पोलन गिरना शुरू होंगे ना, तो वो इतने होते हैं कि वो येलो शावर की तरह, बिल्कुल ऐसे एक सल्फर डस्ट की तरह पूरे हमारे घर के पानी में और इवन की हमारी जमीन पर भी पड़े हुए नजर आते हैं। इतने ज्यादा पोलन ग्रेन उड़ते हैं। तो ये सारे करैक्टर आपने खुद अपने दिमाग से सोचे हैं, मैंने तो कोई नहीं ना बताए, आपने खुद सोचे हैं। तो ये सारे के सारे करैक्टर अगर आप लिख दोगे कि ठीक है, तो ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड into an inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassel you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap the pollen. ठीक है, तो एक इसकी बड़ी मशहूर जो एग्जांपल मैंने कल भी आपको बताई थी वो क्या है, मक्की की। तो जो मक्की के ये बाल से होते हैं, ये क्या है, ये क्या है बाल, फूल तो मेल फ्लावर तो उसका ऊपर होता है ना। तो अब देखो इसकी लोकेशन, हर एक चीज, नेचर हर एक चीज का ख्याल रख के जो है सीड्स को पैदा कर रही है। एंड ठीक है, द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब. The tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain. Wind pollination is quite common in grasses. अब देखो आपको ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव में वहां पे पूछा, एक ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच ग्रुप द विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन। तो आंसर क्या होगा, ग्रासेस। जितना भी हमारे अनाज पैदा होता है, चाहे वो व्हीट हो, चाहे मक्की हो, चाहे राइस हो, ये these all are grasses. चाहे बाजरा हो, बार्ले हो, कुछ भी हो, इस हाँ सीजनल मतलब लाउडली, तो सीरियल्स जो हम बोलते हैं वो सबके सब। अब दूसरी आ जाती है, अब ये भी आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये भी आप ही बताओगे, पॉलिनेशन बाय वाटर। अब नेक्स्ट एजेंट क्या करेंगे हम, पॉलिनेशन बाय वाटर। अब एक तो सबसे पहली बात कि ज्यादा प्लांट्स ड्राई लैंड पे होते हैं कि पानी में होते हैं, ड्राई लैंड पे। तो पहला पॉइंट तो आपने खुद ही बोल दिया, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्वाइट रेयर है, इट इज ए रेयर फिनोमिना, क्योंकि प्लांट्स वैसे भी पानी में फ्लावरिंग प्लांट बहुत कम होते हैं, ज्यादा एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स वगैरह पानी के नजदीक होते हैं। तो एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। सिर्फ कितने जेनरा में है, 30। इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आपका। ऑब्जेक्टिव बनाने वाले ने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसने क्या लिखना है कि भाई पॉलिनेशन बाय वाटर
इज रेयर, कॉमन, 4 अल्फाज ही ढूंढने हैं ना, तो तब आपको पता होगा तो आप सही टिक कर पाएंगे। तो 30 जेनरा ही हैं जिनमें, और वो मोस्टली कौन से हैं, वो सारे के सारे मोस्टली क्या है, मोनोकॉट्स हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट याद रह गया है ना, ठीक है। मोनोकॉट में सारे के सारे जो अनाज मोनोकॉट में आते हैं, अगर किसी बीज को आप ओपन उसका छिलका खोलो तो मोस्टली आपको क्या दिखाई देगा, जैसे चने का खोलो तो उसमें आपको 2 दिखाई देते हैं ना, और जो बीच में छोटा सा एम्ब्रियो होता है उसमें आपको उसके 2 लीव्स नजर आएंगे। तो ये वाले जो होते हैं, और जब जो दूसरा है जैसे मक्की का आप बनाओगे तो मक्की आप देखोगे यहां पे एक सिंगल ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये मोनोकॉट है और ये डाइकॉट है। तो मोस्टली क्या है, मोनोकॉटिलिडन्स है। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमीट्स अमंग लोअर प्लांट्स। आपको पता है कि एक एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, अगर इनके मेल गैमीट्स को पानी नहीं मिलेगा तो दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारे के सारे प्लांट पानी के नजदीक या पानी के बीच में होते हैं, ठीक है। इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of need for water for the transport of male gamete and fertilization. इसीलिए वो कहां होते हैं, वो मोस्टली ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट पानी के नजदीक होते हैं। सम एग्जांपल, अब आपने इनकी एग्जांपल्स ध्यान से रखनी है। तो एग्जांपल कौन कौन सी है, बोलो बोलो कौन कौन सी, वैलिसनेरिया और हाइड्रीला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाता है। वैलिसनेरिया और हाइड्रीला, तो ये ऑब्जेक्टिव इसको अंडरलाइन कर लेना। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स pollination by water takes place, in which of the following plants the pollination by water takes place, तो they will either give you Vallisneria और Hydrilla, और बाकी तो मल्टीपल बहुत सारे गलत तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं ना, वो मेज लिख देंगे, वीट लिख देंगे, बहुत सारे और भी बहुत सारे वो लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है which grow in fresh water and the several marine sea grasses such as Geostera, और एक marine Geostera, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बड़े ध्यान से याद कर लेनी है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिख दोगे तो मार्क्स फुल, अगर आप रफली एग्जाम्पल ही लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसको जस्ट दिस स्टूडेंट हैज ए फेयर आइडिया, बट इसको एक्चुअल नॉलेज नहीं है। नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज water hyacinth and water lily flower emerge above the level of water and pollinated by insect and the wind as in most of the land plant. तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन आपने पूछा नहीं कि सर आपने सिर्फ 30 जेनरा बताए, लेकिन पेड़ तो बहुत सारे उसमें होते हैं, पानी में एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि उनके फूल जो हैं देखेंगे वो पानी में, लेकिन उनके फूल जो है पानी से बाहर निकल के खिलेंगे और आइदर विंड पॉलिनेटेड हो जाएंगे या फिर इंसेक्ट पॉलिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इन वैलिसनेरिया फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट। Some of them eventually reach the female flower and stigma. अब इसमें क्या
इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा हमने कि वेलेसनेरिया का जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस पे होगा और जो मेल फ्लावर है वो नीचे होगा, और जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा और वाटर प्लांट से बहता बहता फूल के पास स्टिग्मा से टच हो जाएगा। ठीक है, some of them eventually reach the female flower and the stigma. In other group of water pollinated plants such as sea grasses, female flower remains submerged. अब दूसरा एक कंडीशन आ गई कि इसमें फीमेल फ्लावर भी सबमर्ज्ड है, and the pollen grain are released inside the water. Pollen grain in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. अब जिनमें कुछ सी ग्लासेस में क्या है कि उसमें फीमेल फ्लावर कहां होगा, वाटर के बीच में होगा, तो उसके जो पोलन ग्रेन होंगे ताकि वो वाटर के बीच में से बह सकें, तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी और रिबन लाइक, लॉन्ग रिबन लाइक बॉडी होंगे। ठीक है, तो एवोल्यूशन में हर एक चीज इसी तरीके से डेवलप होती है कि सर्वाइव किया जा सके। In most of the water pollinated species, pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering. ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या करेक्टर कौन कौन से मिले आपको? एक, उनकी शेप डिफरेंट होगी, वो जा तो फ्लोट कर सकेंगे या फिर पानी के बीच में भी ड्रिफ्ट करना होगा, तो उनकी स्ट्रीमलाइन लॉन्ग रिबन लाइक बॉडी होगी, और अगर पानी में रहना है और पानी में वो गीले ना हो जाएं तो उनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग हो जाएगी। जैसे आपने सब्जा के बीज खाए हैं, बबरी जो कि रमजान में शरबत में डाले जाते हैं ना, काले काले बीज सब्जे के बीज होते हैं, तो जैसे ही इनको पानी में डाला जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं और पानी उन बीजों को टच नहीं कर सकता, वो सारा का सारा उस म्यूसिलेज कवरिंग के ऊपर ही रह जाता है। तो लाइकवाइज वैसे ही ये भी, इनके पोलन ग्रेन भी म्यूसिलेजनस कवरिंग के साथ आएंगे। और एक बड़ी खास बात जो आपको मैंने कल भी बताई थी कि जितने भी फूल हैं, फूलों के रंग, खुशबू, रंग एक और स्मेल और उसके बीच में नेक्टर, ये तीनों की तीनों चीजें आर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अगर पानी को थोड़ी अट्रैक्ट करना है, उसको हवा को थोड़ी ना अट्रैक्ट करना है, तो इन फूलों का एक कैरेक्टर ये भी होगा कि ये बहुत खूबसूरत नहीं होंगे, बहुत कलरफुल नहीं होंगे, बहुत खुशबू वाले नहीं होंगे, और इनमें नेक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आप खुद बोल रहे हो, मैंने तो नहीं ना बताया आपको, मैंने नहीं ना बताया आपको, आप खुद सोच सोच के यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर आ जाता है, इनके बाद आ जाता है लास्ट, कौन सा एजेंट? बायोटिक। बायोटिक में बहुत सारे, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, बायोटिक में बहुत किस्म के होंगे। तो majority of the flowering plant use range of animals as the pollinating agents such as bees, butterflies, flies, beetle, wasp, ants, moth, birds and bats are the common pollinating agent. तो एलिफेंट मत लिखना, एलिफेंट लिख सकते हो अगर वो, उसके लिए आपको रेफरेंशिया लिखना पड़ेगा, वो कॉमन नहीं है। अब देखो, इनमें आपको पहले ही आपके दिमाग ने ये सोच लिया है, पता है आपको कि अगर किसी चीज को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ तो हम क्या करेंगे। अभी हम भी क्या करते हैं, है ना, हम नहा के अतर शतर लगा के आते हैं, परफ्यूम लगा के आते हैं, है ना, तो अगर हमसे स्मेल आ रही होगी तो हमारे पास कोई आएगा। तो फूलों ने भी वैसा ही किया है कि अच्छी सी खुशबू अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं, और अगर कुछ हो किसी के पास, है ना, देने के लिए, अब मेरी जेब में 2 खजूरें पड़ी हैं, अब मैं अगर दिखाऊं किसी को, है ना, दिखाऊंगा 2 खजूरें पड़ी हैं, आ जाओ, है ना, तो इनको लेने के लिए कोई आएगा,
और जब आएगा तब हमारा काम करके जाएगा। अगर फ्री में कुछ नहीं मिलता है, नथिंग कम्स फ्री इन दिस लाइफ, सबकी कोई ना कोई कीमत देनी पड़ती है। बटरफ्लाई या बीज जब फूल पे नेक्टर लेने आएंगी तो वहां से उनके पोलन ग्रेन लेके जाएंगी, और एक फूल पे तो मधुमक्खी बैठती नहीं है, वो एक पे बैठती है, दूसरे पे विजिट करती है। जब वो विजिट करती जाएगी तो वो दूसरी जगह पोलन ग्रेन लेके जाती जाएगी। इवन लार्जर एनिमल्स such as some of the primates, lemur, arboreal rodents, even reptiles have also been reported as pollinated in some species. Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for particular species of animal. तो आप इनके करेक्टर आप सुन लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बेहतरीन NCERT बुक पे। Majority of the insect pollinated flowers are large. वजन भी तो उठाना है ना, दिखने भी तो चाहिए दूर से। मक्खी इतनी ऊपर से उड़ रही है, मधुमक्खी इतनी ऊपर से उड़ रही है, उसको दिखाई तो देना चाहिए ना। फूल क्या होगा, बड़ा होगा, और दूसरा कलरफुल होगा, तीसरा फ्रेगनेंट होगा, और चौथा रिच इन नेक्टर होगा। किसी के लिए कुछ होगा तो तभी तो कोई आएगा ना आपके पास। When the flowers are small, a large number of flowers are clustered together in inflorescence to make them conspicuous. अगर कोई फूल बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे फूलों का दूसरा कुदरत में क्या एक ढूंढ लिया तरीका कि अगर फूल बहुत छोटा है तो उसको इनफ्लोरेसेंस में लगा दिया ताकि मधुमक्खियों को और पॉलिनेटिंग एजेंट्स को वो दूर से नजर आ सके। समझ में आ रही है? Animals are attracted to flowers by color and by fragrance. The flower pollinated by flies, beetles secrete for order to attract these animals. अब सारे के सारी चीजें खुशबू पे भी नहीं होती हैं, कुछ चीजें जो है उनको, है ना, आपने देखा होगा कुछ मक्खियां स्पेशली गंदगी पे ही बैठती हैं, तो उनका भी इंतजाम कुछ फूलों ने किया है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, अफ्रीकन ककड़ी की एग्जांपल आपको दी थी कि उसमें से मीट की स्मेल आती है ताकि बैट्स और अलग अलग इंसेक्ट उस पर आ सके। मीट की स्मेल आएगी, सबको खुशबू थोड़ी पसंद होती है, जिसको जो पसंद है कुदरत ने उसका इंतजाम वैसे ही किया है। तो फिर नेक्टर एंड द पोलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड। तो क्या होगा, मधुमक्खी सिर्फ नेक्टर नहीं इकट्ठा करती है, पोलन ग्रेन भी इकट्ठा करती है, तो वो उनको इनाम मिलता है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर्स, द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स and the stigma body of the animal get a coating of pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flowers. अब इस जगह पे उनके अब उन्होंने चिपकना है किसी की बॉडी के साथ, तो ये pollen grain क्या होंगे, sticky होंगे। When animal carrying pollen grain on its body come in contact with stigma, it brings about pollination. In some species floral reward are in providing safe places to lay eggs. कुछ में क्या होगा कि वो एग्स की जगह भी दे रहे हैं, जैसे that in the tallest flower of Amorphophallus, जिसमें Amorphophallus का फूल बहुत बड़ा होता है, 6 फीट की हाइट का, तो उसमें इंसेक्ट जो है वो एग्स भी देंगे। Similar relationship exists between species of moth and the plant Yucca, where both species moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. अब कुछ में अभी पिछले दिनों एक बड़ा YouTube पे बहस चल पड़ी थी कि अंजीर नहीं खानी चाहिए, है ना, क्योंकि अंजीर में क्या होते हैं, अंजीर में मोथ होते हैं। तो किसी यूट्यूबर ने बताया कि भाई जो क्रंची क्रंची इसमें फील होता है तो वो उसके रिमेन्स हैं मोथ के और उसके एग्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक छोटे से मोथ इसमें रहता है, वो इंसेक्ट इसमें रहता है, पॉलिनेट भी करता है इसको, और यहां से सुराख से बाहर निकल जाता है। तो ये बिल्कुल अंजीर खाना बिल्कुल सेफ होता है, बिल्कुल कोई भी ऐसा उनके एग्स वगैरह नहीं होते हैं। बहुत सारे एक और फूल होता है, तो बहुत सारे मैकेनिज्म है। एक फूल होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो
ऐसे वो फूल होगा। जैसे ही मधुमक्खी यहां बैठेगी ना, तब तक उसके बीच में उसका स्टिग्मा और सॉरी उसका एंथर जो है वो छुपा रहेगा। जैसे ही मक्खी यहां पे लैंड हुई, और लीवर मैकेनिज्म है ये, यहां पे लीवर मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही मक्खी यहां पे लैंड हुई, मक्खी के वजन से ये इसकी पीठ पे टच हो जाएगा। और फिर जब यही इसी का ये मेल था, जब इसी की फीमेल पे जाएगा तो वहां पे भी मैकेनिज्म होगा और वहां पे इसको स्टिग्मा होगा, और जैसे ही ये बैठेगा इस मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा और ये इसकी पीठ पे जो एंथर ने पोलन लगाए हुए थे वो स्टिग्मा से आके टच हो जाएंगे। तो कुदरत बहुत ही नायाब है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, आपको बहुत मजा आएगा बायो पढ़ने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सम अप करना चाहते हो, कोई कुछ पूछना चाहता है? सम अप करूं मैं सम अप, बोलते हो तो कर दूं। तो आप सबको ये जो अपना क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आपको YouTube बायो विद जफर पे आपको मिल जाएगा। जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, या फिर आप बाद में भी इसको कभी देखना चाहते हो, क्लास में फिर से इसको रिवाइज करना चाहते हो, तो बायो विद जफर में आप इसको YouTube पे देख सकते हो। फॉलो, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको अपने पढ़ने के लिए यूज करो, आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है वीडियो, ताकि आप बाद में भी इस क्लास को रिवाइज कर सको, फिर से इससे नोट्स बना सको। और मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मैंने बुक फॉलो की है आपको पढ़ाने के लिए, वो ये वाली बुक है। सभी इसी बुक को लो। आप खुद जो नोट्स बनाओगे, अपने आप जो नोट्स बनाओगे वो बेस्ट होंगे।